हम लोगों ने 2004 में 4-5 में ड्रिप सिस्टम डाल के एक नई तकनीकी फार्मिंग की तरफ कदम रखा था। और जो ट्रे नर्सरी का कॉन्सेप्ट है वो 2007 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अपने लिए ही करते थे। मतलब अपना जो फार्म है अपने लिए ही पौधे बनाते थे। मतलब मान लो कि पपैया है या तो फिर चिली है या टोमेटो है, ये सब की नर्सरी लगाकर ट्रांसप्लांट करके खेती करनी चाहिए या सीधे सीड लगा देना चाहिए? तो हम लोग सबसे पहले किसान हैं, तो एक किसान की जो आवश्यकता है या किसान को क्या चाहिए उस पे ज़्यादा जोर दे के या ज़्यादा फोकस करके काम नर्सरी में किया जाता है। तो आपको क्या लगता है सानिया रेवा सेगमेंट में हमारा जो गोंडल का एरिया है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, कि अगर उसको एक प्रॉपर नर्सरी में इस सेगमेंट के सीड को अगर मतलब जर्मिनेट करके एक अच्छा पौधा बनाया जाए, तो आपको क्या लगता है कि गोंडल के हमारे एरिया में फार्मर को एक अच्छी नर्सरी का क्या फ़ायदा हो सकता है? नमस्कार किसान भाइयों, जैसे हम सब ने काफ़ी बार सुना होता है कि एक अच्छे जीवन जीने के लिए हमारा बचपन बहुत अच्छे से गुजरा हो वो काफ़ी ज़रूरी होता है, वैसे ही एक अच्छी खेती के लिए एक स्वस्थ नर्सरी वो भी एक बहुत ही मायने रखती है चीज़ खेती के लिए। तो आज के इस दिन मैं नयन गोदविया बायोटेक्नोलॉजिस्ट नैनोबी बायो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की री एग्री की इस यूट्यूब चैनल में पॉडकास्ट सीरीज़ में आज एक ऐसी हस्ती को मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो इस नर्सरी की दुनिया में हम तो ऐसे बोलेंगे कि वो किंग है। और आज हमारा सद्भाग्य है कि री एग्री की ऑफिस पे आज वो हमारे साथ उपस्थित है, तो मैं आज उसका इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूँ। हमारे साथ है जयदेव पाटीदार साहब, जो गुरु कृपा नर्सरी अंजड़ बरवानी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं। और मैं ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन दूँ उससे बढ़िया ये है कि हम जयदेव भाई से ही काफ़ी सारी चीज़ें बातचीत करेंगे नर्सरी को लेकर। और संक्षिप्त में अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो जयदेव भाई ने 2007 में वो खुद किसानी करते थे और किसानी करते करते ही उसने फार्मर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें सोची कि नहीं, फार्मर को बढ़िया प्रोडक्शन कैसे मिले, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसकी सोच या राय बहुत ही पॉजिटिव फार्मर के लिए पहले से रही थी। तो 2007 में गुरु कृपा नर्सरी के नाम से एमपी में बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में अंजड़ जगह से ये नर्सरी की शुरुआत हुई और आज लगभग 17-18 साल हो गए। और वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात ये 4 स्टेट के किसानों को अपनी नर्सरी से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि इस नर्सरी को गवर्नमेंट के काफ़ी डिपार्टमेंट से काफ़ी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। काफ़ी कृषि यूनिवर्सिटी से भी ये बेस्ट नर्सरी के अवार्ड्स भी जयदेव भाई को मिले हैं। तो ऐसी हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं उसका धन्यवाद पहले तो अदा करूंगा। तो जयदेव भाई, आज हम सॉइल टॉक्स विथ नयन पॉडकास्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई है उसको ज़रा आप संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए। ठीक है, मैं जयदेव पाटीदार बड़वानी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ। और हम लोग अगर मैं खेती किसानी की बात करूं तो बचपन से ही वो किया हुआ है, खेती किसानी करते हैं। और वहीं से कुछ पिताजी का बड़ा सहयोग रहा है कि कुछ नया करने के लिए हमेशा वो मोटिवेट करते थे हम लोगों को। तो हम लोगों ने 2004 में 4-5 में ड्रिप सिस्टम डाल के एक नई तकनीकी फार्मिंग की तरफ कदम रखा था। और जो ट्रे नर्सरी का कॉन्सेप्ट है वो 2007 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अपने लिए ही करते थे। मतलब अपना जो फार्म है अपने लिए ही पौधे बनाते थे। कुछ पौधे बच जाते थे तो फार्मर्स को हम लोग दे देते थे। तो आने वाले साल में फार्मर डिमांड करता था कि भाई आपकी नर्सरी के पौधे बहुत अच्छे रहे हैं हमारे क्यारी नर्सरी से। तो ऐसे करके 2011 तक 7 से 11 तक एक 5 लाख प्लांट का हमारा टर्नओवर था। ये बहुत बढ़िया। मिर्च का 2011 में हम लोगों को विभाग की तरफ से पहला पॉली हाउस मिला था, हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से। एक वो टर्न पॉइंट था बड़े स्केल पे जाने का। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई अपना सेटअप या इंफ्रा बढ़ाते गए। तो अभी जो कुल मिला के जो पूरा कैंपस है नर्सरी का वो करीब 18.5 एकड़ एरिया है। पूरा जो एरिया है वो 18.5 एकड़ है। तो हमारे किसान भाइयों को कुछ ऐसे सवाल है जो मेरे को भी है और किसानों को भी रहता है कि
हम सीधा काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स मतलब क्रॉप होते हैं कि जिसकी नर्सरी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, सीधा मतलब डायरेक्ट सीड लगाना चाहिए या उसके पौधे लगाने चाहिए, वो कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है। तो पहला सवाल मेरा किसानों की ओर से ये है कि पहले तो नर्सरी जैसे मतलब मान लो कि पपैया है या तो फिर चिली है या टोमेटो है, ये सब की नर्सरी लगाकर ट्रांसप्लांट करके खेती करनी चाहिए या सीधे सीड लगा देना चाहिए? नहीं, जैसे अलग अलग क्राफ्ट्स का अलग अलग है, लेकिन हम सब्जियों की बात करें या फ्रूट्स में पपीता है, तरबूज है, मतलब उसकी बात करें तो उसकी नर्सरी बना के ही खेत में ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो ऐसे क्या उसके फायदे हैं कि नर्सरी लगाकर ही करना चाहिए? अगर मैं क्यारी वाली नर्सरी जो बनाते हैं, तो मतलब किसान जो खेत में क्यारी में लगाता है, हाँ, और ट्रे नर्सरी, तो दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो पहले हम लोग 2007 से पहले हम भी वही काम करते थे, क्यारी वाली नर्सरी बनाते थे और खेत में ट्रांसप्लांट करते थे। लेकिन जैसे ही ट्रे नर्सरी दिमाग में आया, मैंने कहीं देखा तो दिमाग में आया, हम लोगों ने कंपैरिजन किया कि क्यारी नर्सरी और ट्रे नर्सरी दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो अगर ट्रे नर्सरी जो है क्यारी वाली नर्सरी से ज़्यादा प्रोटेक्ट उसमें सेटअप में किया जाता है, तो एकदम पूरी तरीके से वो इंसेक्ट फ्री होता है, किसी भी तरीके का इंसेक्ट का कोई उस पर वो नहीं होता है। दूसरा, हम जब ट्रे नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं या खेत में लगाते हैं तो उसका जो शॉक होता है, मतलब जो पौधे को शॉक लगता है या झटका लगता है, वो जीरो होता है। उसका जो कारण है, रीज़न है कि हम क्यारी वाली नर्सरी बनाते हैं तो पूरा ज़मीन में मतलब क्यारी बना के लगाते हैं। जब पौधे को उखाड़ते हैं लगाने के लिए खेत में, तो उसकी जो सफ़ेद जड़ें रहती है वो पूरा मिट्टी में रह जाती है, टूट जाती है। तो जब हम खेत में लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि मतलब मौसम अनुसार वो कम से कम 4-5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन तक भी वो पौधा थोड़ा सा लूज रहता है, मतलब दोपहर के समय लूज हो जाएगा, सुबह और शाम के समय वापस से पकड़ तो उसकी जो जड़ें हैं वो टूट जाती है, जिससे उसको भोजन मिलता है, सफ़ेद जड़ों को। तो वो भोजन वाली जड़ें बनाने में उसको कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। वहीं हम लोग अगर ट्रे नर्सरी की बात करें तो ट्रे नर्सरी को जैसे उखाड़ते हैं तो उसकी जो जड़ें रहती है वो पूरा कोकोपीट में सफ़ेद जड़ें जो है वो पूरी लिपटी हुई रहती है। खेत में लगाते हैं तो अगले 24 घंटे में ही वो जड़ें खेत में मतलब मिट्टी में फैलना चालू कर देती है, और जो भी हम लोगों ने बेसल डोज में खाद वगैरह दिया है वो लेना धीरे से चालू कर देती है। तो अगले 3-4 दिनों में उसमें नई पत्ती आना और ये सब चीज़ें चालू हो जाती है। मतलब बड़े दो फायदे हुए, एक तो शौक नहीं लगता है और कम दिनों के अंदर वो अपना भोजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो शौक नहीं लगने की वजह से जैसे उसमें जो मोटिलिटी परसेंटेज है या जो हम लोग गैप फिलिंग बोलते हैं वो नहीं के बराबर आता है, मतलब पूरा खेत आपका एक जैसे रहता है, और उसी के कारण उत्पादन जो है वो जल्दी मिलता है, ताकि पौधा अपना विकास, जैसे सफ़ेद जड़ें जल्दी ज़मीन में फैलाएगा, बनाएगा, वहाँ से जल्दी खाद खाना चालू करेगा। तो जो उत्पादन है वो क्यारी वाली नर्सरी की तुलना में जल्दी आता है। मतलब हम लोगों ने जो जज किया है हमारे यहाँ पे, तो करीब 8 दिन से लेके 15 दिन पहले आ जाता है। दोनों नर्सरी हम लोगों ने एक साथ लगाई है, क्यारी वाली नर्सरी, ट्रे वाली नर्सरी, तो दोनों में से 15 दिन पहले, मतलब 8 दिन से लगा के 1 सप्ताह से लगा के 2 सप्ताह पहले तक पहली तुड़ाई आती है। मतलब इतना फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 15 दिन का हमें टाइम मतलब बच जाता है। टाइम बचने के कारण या 15 दिन पहले आने के कारण जो हार्वेस्टिंग होती है पहली, उसके रेट ज़्यादा मिलते हैं। सही बात है। नॉर्मल किसान मतलब सभी एरिया में एक साथ फसल लगाता है, वहीं अगर क्यारी वाली नर्सरी से सब किसान लगाते हैं और कोई एक किसान ट्रे वाली नर्सरी से लगाएगा तो उसका जो उत्पादन है वो 15 दिन पहले आएगा मार्केट में, और अगर 15 दिन पहले आता है तो उसको रेट ज़्यादा मिलते हैं। सही बात है। तो मतलब काफ़ी सारे फायदे हैं क्यारी नर्सरी के सामने ये ट्रे वाली नर्सरी में। अगर कोई किसान कोई नर्सरी से पौधा लेना चाहता है तो एक अच्छी नर्सरी की पहचान क्या होती है? एक अच्छी नर्सरी की पहचान, एक अच्छी पौध की पहचान, उसका रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सफ़ेद जड़ें उसमें जो रहती है वो अच्छा होना चाहिए, उसका जो स्टेम है या जो तना है वो मोटा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसकी जो पत्तियां है उसकी मतलब ऐसी मोटी होना चाहिए थोड़ी सी, ताकि जैसे
ट्रे नर्सरी जो होती है वो पूरा प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में होती है, मतलब प्रोटेक्ट नेट हाउसेस पॉली हाउसेस में होती है। तो वहाँ से जब वो फील्ड में लगे तो उसको किसी तरीके का वो नहीं शौक नहीं लगे, इसलिए जो हार्डनिंग वाला बोलते हैं हम लोग, तो प्रॉपर हार्डनिंग हुई होना चाहिए। जो पत्तियाँ है उसका साइज अच्छा होना चाहिए, उसका कलर मतलब एकदम डार्क रहना चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाइयों जब नर्सरी पे जाएं या किसी नर्सरी को विज़िट करें तो इस तरीके से ये चीज़ें उन्होंने देखना चाहिए। फिर से इसी सवाल को मैं एक अलग तरीके से दोहराता हूँ कि मान लो कि मेरे सामने 10, 15, 20 नर्सरी है, अगर उनमें से मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सी नर्सरी में से पौधा लेना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में देना मतलब रखना चाहिए? उसके लिए आपको मतलब किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि मतलब किसी भी किसान की जो फसल है उसकी नींव जो है वो नर्सरी है। मतलब हम लोग मकान बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन इंजीनियर से कराते हैं, पूरा बीम कॉलम से लेके सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से हमारी जो फसल है वो उसकी नींव नर्सरी है। तो नर्सरी विज़िट करना चाहिए, वो नर्सरी वाले कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर सारा उनका जो मतलब प्रोडक्शन है नर्सरी का, या प्लांट कैसे बनाते हैं, वो सारी प्रोसेस उन्होंने देखना चाहिए। और उस प्रोसेस में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो देखना चाहिए। जनरली अच्छी नर्सरी जो है या जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनके यहाँ नेट हाउसेस पॉली हाउसेस होते हैं, जर्मिनेशन चेम्बर होता है, मैनुअली सीड सोइंग होती है या सीड की सोइंग की मशीनें होती है। जो नेट हाउसेस होते हैं उसमें एंटी चेम्बर होते हैं, मतलब डबल डोर सिस्टम होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जो पॉली हाउसेस उसमें होते हैं उसमें फॉगिंग सिस्टम होता है, टेम्परेचर और वो सारी चीज़ें उसमें मेंटेन की जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सारी चीज़ें उसमें मेंटेन करके कार्य किया जाता है। आप ज़रा किसान भाइयों को ये भी बता दो कि ये जर्मिनेशन चैम्बर होता क्या है? जर्मिनेशन चेम्बर जनरली सीड को मतलब जर्मिनेशन के लिए ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ये दोनों चीज़ें एक मतलब जर्मिनेशन के लिए एक विशेष रहता है कि मान लो 22 डिग्री से लेके 25 डिग्री टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए और 75 से लेके 85% ह्यूमिडिटी, ये दोनों चीज़ें फिक्स होता है। मतलब उसमें रहेगा तो पौधा की जो जर्मिनेशन वो यूनिफॉर्म होगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो उस तरीके से आर्टिफिशियल चेम्बर बनाए जाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है, उसी में उसमें जर्मिनेशन लिया जाता है। एक तो ये चीज़ किसान को समझ में आ ही जाएगी कि वो क्यारी नर्सरी में वो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट से ऐसी एक रचना बनाई जाती है कि वो जर्मिनेशन चैम्बर अगर उसको बोलते हैं कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है ताकि यूनिफॉर्म सब रहे और अच्छा ग्रोथ है। उसके अलावा जैसे जो नर्सरी ग्रोअर रहते हैं या नर्सरी बनाने वाले रहते हैं तो जो ट्रे का साइज है उसमें केविटी का साइज है, केविटी की गहराई है, वो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो बहुत मायने रखती है। मतलब प्लांट की क्वालिटी बनाने में बहुत ही मायने रखती है। जनरली उसकी जो गहराई, अगर हम मिर्च की या टमाटर की या बैंगन की नर्सरी की बात करें तो जो केविटी मतलब की गहराई रहती है वो करीब करीब 50 mm से लेके 55 mm गहराई में की जाती है। तो उसका जो रूट डेवलपमेंट होगा वो पूरे 30 दिन से लेके 35 दिन की नर्सरी जैसे किसानों को दी जाती है, तो उसका जो रूट का डेवलपमेंट होगा वो उतने एरिया के लिए पर्याप्त है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जाके देखना चाहिए, नर्सरी विजिट करना चाहिए। जैसे हम गुरु कृपा नर्सरी की बात करें तो आपकी नर्सरी में ऐसी क्या यूनिक फैसिलिटीज़ है कि जो किसान को ज़्यादा कुछ फ़ायदा करवाए? बस हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं। अगर मैं गुरु कृपा की बात करूं या हम लोगों की बात करूं तो हम लोग सबसे पहले किसान हैं। तो एक किसान की जो आवश्यकता है या किसान को क्या चाहिए उस पे ज़्यादा जोर दे के या ज़्यादा फोकस करके काम नर्सरी में किया जाता है। हम लोग जो है या गुरु कृपा जो है ट्रे का जो साइज़ है वो 126 केवीटी वाली ट्रे में मिर्च हो गया है, टमाटर हो गया है, बैंगन हो गया है, और उसकी जो डेप्थ है वो 55 mm डेप्थ है, उसमें हम लोग काम करते हैं। अगर शिमला मिर्च की बात करूं तो उसी साइज़ में 104 केवीटी आता है, 104 केवीटी, और उसी की डेप्थ जो है वो 55 mm रहती है। हम लोग कुकुरबिट्स में काम करते हैं, करेला हो गया है या
आपका गिलकी, लौकी, तो वो सभी 77 केवीटी की ट्रे में, जिसका डेप्थ मतलब 45 हो गया है। तो इस तरीके से हर क्रॉप के लिए अलग अलग ट्रे का डिज़ाइन हम लोगों ने किया है कि उसकी जो तना है उसमें पत्तियां, अगर मैं मिर्च की बात करूं और वहीं शिमला मिर्च की बात करूं तो मिर्च का जो है वो उसका लिप्स छोटा आता है। अगर मैं शिमला मिर्च की बात करूं तो शिमला मिर्च का लिप्स बड़ा आता है। तो इसीलिए जो ट्रे का आउटर साइड ओडी डायमेंशन एक ही रहता है, लेकिन उसमें जो केविटी, जो सेल रहते हैं तो वो अलग अलग रहते हैं, जिससे उसके बीच के प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग ज़्यादा रहता है, कम रहता है। तो ऐसे क्रॉप के हिसाब से हम लोगों ने हर क्रॉप के हिसाब से ट्रे का डिज़ाइन अलग अलग करके रखा हुआ है। बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है शायद किसान को ये चीज़ भी ना पता हो। ये केवीटी क्या होता है आप जो बता रहे हो? उसमें जो केविटी या सेल, जैसे एक ट्रे में कितने पौधे आएंगे उसको केविटी बोला जाता है, जिसमें प्लांट लगाया जाता है। ओके जी। एक चीज़ जो काफ़ी समय से किसान लोग सुन रहे हैं, काफ़ी किसान को पता भी होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी जो है, कलम पद्धति, हम लोगों ने अभी तक फ्रूट में देखा हुआ है। अगर फलदार पौधों में दो पौधों को मिला के एक पौधा बनाया जाता है, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कलम पद्धति बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने अपने गुरु कृपा नर्सरी में 2017 से उस ग्राफ्टिंग पद्धति को मतलब अडॉप्ट किया है। VNR करके एक रायपुर की कंपनी है, उन्होंने ट्रेनिंग वहाँ से हम लोगों ने लिया है और वहीं से उसका जो रूट स्टॉक का सीड है वो परचेस करते हैं। जैसे जो दो पौधे रहते हैं तो उसमें जो नीचे वाला पौधा रहता है उसको रूट स्टॉक बोला जाता है, और जो ऊपर वाली वेराइटीज़ या जो भी प्रोडक्शन वाली वेराइटी रहती है उसको सायन बोला जाता है। तो जो नीचे का रूट स्टॉक है वो हम लोग VNR से ख़रीदते हैं अभी, और ऊपर वाला जो किसान जो वेराइटी में काम करना चाहता है या फार्मिंग करना चाहता है वो वेराइटी हम लोग उसको ग्राफ्ट करके देते हैं। तो ग्राफ्टिंग से अलग से क्या फ़ायदा हो सकता है? ग्राफ्टिंग से अलग से जो फ़ायदा है, जहाँ पे ज़मीनी बीमारियाँ, मतलब निमाटोड हो गया है या विल्ट हो गया है, ऐसे 2-3 चीज़ें हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा हो गई है वहाँ पे ये ग्राफ्टिंग पद्धति वाली जो पौध है वो वहाँ पे काम में आती है या वहाँ पे लगाई जाती है। हाँ, वहाँ पे मतलब उसके लिए टॉलरेंट है, निमाटोड के लिए या विल्टिंग के लिए टॉलरेंट है। तो वहाँ पे लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी फसल जो मर जाती है या निमाटोड उस पर अटैक नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे ग्राफ्टिंग लगाने से हमारी जो फसल है उसका उत्पादन पूरा मिलता है हम लोगों को। आपको क्या लगता है कि जैसे आप नर्सरी इतना अच्छे से हैंडल कर रहे हो, तो उसमें भी आपको खाद वगैरह या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या फंजीसाइड वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो जब नर्सरी, तो किसान जब देखने जाता है तब उसको देखने से तो वो पता शायद हो सकता है ना भी लगे, तो उसमें किस हिसाब से, मतलब मैं ओवरऑल आपको पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा केमिकल डाला है तो कोई नर्सरी में फ़र्क पड़ता है, या कम केमिकल से या खाद ऐसे डालने से कोई नर्सरी में फ़र्क पड़ता है जो आगे जाके उसका डिफरेंस कुछ दिखाई दे? जी, फर्टिगेशन का तो बहुत महत्व रहता है नर्सरी में, पानी और फर्टिगेशन दोनों का बहुत महत्व रहता है, और वही चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। मतलब मैंने जैसे बोला ना कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे जो नर्सरी होती है वो तैयार, वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे के करना पड़ता है। तो हम लोग जो भी जैसे प्लांट को फीड करते हैं तो पूरा ECPH मैनेज करके प्लांट को फीडिंग दिया जाता है। जो भी स्प्रे रहता है केमिकल के या ऑर्गेनिक चीज़ों के भी हम लोग स्प्रे करते हैं, तो वो बहुत मतलब स्पेसिफिक डाला जाता है, सोच समझ के उसमें डाला जाता है। मतलब कुछ भी इधर उधर करके ऐसे भी डाल दो, ऐसे नहीं होता है। बहुत सोच समझ कर कम से कम केमिकल मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो, वो हमें ध्यान रखना। ज़्यादातर हम लोग कोशिश हमारी रहती है कि जो भी नर्सरी बने रेसिड्यू फ्री, जैसे केमिकल कम से कम और ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा रेडी करने का हम लोग प्रयास करते हैं। मतलब बहुत बढ़िया वो चीज़ है। अभी फ़िलहाल आप कौन कौन से क्रॉप के लिए नर्सरी प्रोवाइड कर रहे हो सर? अभी हम लोग जो है वो सभी सब्जियों की सभी नर्सरी बनाते हैं। मतलब मिर्च से लेके शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया है, बैंगन हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुकुरबिट्स में करेला हो गया है, लौकी हो गया है, गिलकी हो गया है, तुरई हो गया है, ये सारी चीज़ों में। फलदार इसमें पपीता कर रहे हैं, और तरबूज है, खरबूज है, ये चीज़ों में अभी हम लोग काम कर रहे हैं।
जैसे आप सर एमपी से बिलोंग करते हैं, आपकी नर्सरी मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा एरिया है चिली के लिए, मतलब मिर्च के लिए, जहाँ पे G4 सेगमेंट की मिर्च ज़्यादा चलती है। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो नॉर्थ गुजरात मतलब उत्तर गुजरात में आपके कैप्सिकम या टोमेटो ये वगैरह आपकी नर्सरी जा रही है। अगर मैं सौराष्ट्र की बात करूँ सर तो गोंडल का हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर चिली का बहुत बड़ा प्लांटेशन होता है। और आपको पता ही होगा जैसे सानिया रेवा सेगमेंट बोलते हैं, उस सेगमेंट की वैरायटी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमें जब तक पता है तब तक किसान ज़्यादातर या तो सीड उसका डालता है या तो खुद की एक क्यारी नर्सरी बनाकर उसका ट्रांसप्लांट करता है। लेकिन एक प्रॉपर एक अच्छी नर्सरी से वो पौधा लेके ट्रांसप्लांट करना वो बहुत कम है, मतलब ज़्यादा उसका परसेंटेज है नहीं किसानों का। तो आपको क्या लगता है सानिया रेवा सेगमेंट में हमारा जो गोंडल का एरिया है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, कि अगर उसको एक प्रॉपर नर्सरी में इस सेगमेंट के सीड को अगर मतलब जर्मिनेट करके एक अच्छा पौधा बनाया जाए तो आपको क्या लगता है कि गोंडल के हमारे एरिया में फार्मर को एक अच्छी नर्सरी का क्या फ़ायदा हो सकता है? निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं खुद फार्मिंग करता हूँ, मतलब तो ये चीज़ें सब हम लोगों ने प्रैक्टिकल की हुई है और किसानों ने उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। जो भी किसान है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% उस पर चले जाना चाहिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए ताकि जो क्यारी वाली नर्सरी है और जो ट्रे नर्सरी है उसका आप खुद बेनिफिट देखें। मतलब तो जो हम लोगों ने एहसास किया हुआ है या अपने फार्मिंग के उसमें, मतलब खेती किसानी के उसमें हम लोग ने उसको किया हुआ है, तो जो चीज़ें अनुभव के साथ में वही चीज़ें मैंने आपके साथ में बताई गई है, शेयर की गई है, तो किसानों ने करना चाहिए उसको। मतलब स्पेसिफिकली आप सानिया और रेवा सेगमेंट को लेकर कुछ बात करना चाहते हो कि आपका एक्सपीरियंस उस वैरायटी को लेकर कुछ रहा हो? बिल्कुल, सानिया जो है वो हमारी भी मध्य प्रदेश की पसंदीदा वैरायटी थी उस समय में। अभी जैसे हमारे यहाँ पे कुछ वायरस प्रेशर और वो उसमें ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए हमारे एरिया में वो उसके शिफ्ट होके किसान G4 वाले सेगमेंट पे या इस तरीके के छोटे सेगमेंट पे चले गए जिसमें वायरस का प्रेशर कम रहे। लेकिन सानिया बहुत अच्छी वैरायटी है और उसका जो कलर आता है वो काफ़ी मतलब मैंने, हाँ, मतलब उसका काफ़ी डिमांड है उस कलर की वैरायटी का। अगर हमारे यहाँ पे तो लाखों एकड़ में ये सेगमेंट की चिली लगती है और मेरा जब तक मतलब अनुभव रहा है कि इतना कुछ नर्सरी से प्लांट जा नहीं रहे। तो मैं अपने किसान भाइयों को फिर से एक बार बता दूं कि ये गुरु कृपा नर्सरी एक ऐसी नर्सरी है कि आपने साथ में वीडियो में अलग अलग इमेजेस मतलब देखी या छोटे छोटे वीडियोस भी बीच बीच में आपने देखा है। तो ये एक ऐसी नर्सरी है, आप ये लोगों के साथ जुड़ के, मेरा पर्सनली भी ये मानना है कि अगर हम चिली को एक अच्छे क्रॉप की तरह देख रहे हैं, काफ़ी पैसे भी हम उससे कमा रहे हैं और भी अच्छा एक प्रोडक्शन लेने के लिए हमें डेफिनेटली नर्सरी की ओर जाना चाहिए। और गुरु कृपा नर्सरी के जो भी हेल्पलाइन नंबर वगैरह है मैं आपको इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। आप डेफिनेटली उसकी हेल्पलाइन को भी आप फॉलो करिए, उसके साथ बात करिए। और मैं जयदेव भाई को भी बोलता हूँ कि अगर किसान हमारी टीम को बोलते हैं कि भाई हमें विजिट करना है। बिल्कुल साहब, मैं तो सभी किसानों से निवेदन करूंगा और मैं सारे किसानों मतलब बोलता हूं कि आप किसी नर्सरी गुरु कृपा से ले, ये ज़रूरी नहीं है आप कहीं से भी ले, लेकिन जैसे काम करें तो जाके देखना चाहिए, मतलब नर्सरी जाके देखना चाहिए कि नर्सरी वाले कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि आप आएँ गुरु कृपा में और गुरु कृपा को विजिट करिए और देखिए कि गुरु कृपा किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है और कैसे किसानों को नर्सरी भेज रहा है। तो आप सभी किसानों से मेरा निवेदन रहेगा, आप सभी गुरु कृपा में आए, पधारें। डेफिनेटली सर, एक ग्रुप को मैं यहाँ से लेकर मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे विज़िट करें बिफोर सीज़न। और ये भी मैं बता दूँ कि जयदेव भाई भी री एग्री या नैनोबी के साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं और जो हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें वो लोग भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और नर्सरी में भी वही कोशिश रहती है कि वो लोग रेसिड्यू फ्री फार्मिंग को फॉलो करें। और ऑलमोस्ट जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी नर्सरी को लेकर, और ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया कि स्पेसिफिकली गुजरात में ये चीज़ हमें अभी कम दिख रही है कि नर्सरी का क्या महत्व होता है। तो और भी अगर कुछ सवाल वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या जो हेल्पलाइन नंबर है आप वहाँ पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और
और भी कुछ चीज़ें होगी तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए और सवाल है तो पूछिए, और आपका जवाब में पूरी कोशिश हम करेंगे कि आपको सारे जवाब मिले। जैसे हम हर पॉडकास्ट सीरीज में एक सवाल पूछते हैं और उसका आंसर हम हर किसान से लेते हैं और उसका एक लकी ड्रॉ करके आपको एक छोटा सा गिफ्ट हम री एग्री की ओर से प्रोवाइड करते हैं। तो आज के दिन का एक मैं सवाल आपको पूछने जा रहा हूँ। वो सवाल ये है कि जर्मिनेशन चैम्बर में दो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको मॉनिटर किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं देना है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उसमें आपकी डिटेल डाल के आप इसका आंसर दो। कुछ ही दिन के अंदर सारे जो किसान भाइयों के आंसर आए होंगे उसका एक लकी ड्रॉ करके एक छोटा सा गिफ्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये बताना चाहूँगा कि ये क्यों हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ताकि आप पूरा वीडियो देखें और इनमें से कुछ नॉलेज लो। तो ऐसे ही फिर से कोई एक अगले वीडियो में एक बड़ी हस्ती के साथ, एग्रीकल्चर के एक नामांकित कोई कंपनी के या तो फिर कोई एग्रोनॉमिस्ट या कंसल्टेंट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक धन्यवाद। और हम जयदेव भाई का भी फिर से एक बार धन्यवाद। 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 जय हिंद, जय भारत।